हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटन स्टेटमेंट के बारे में विच इज़ ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी। ये लेक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहले पार्ट में मैं आपको ऑर्डर 8 के बाकी सारे रूल्स के बारे में बताऊंगा एक्सेप्ट फॉर सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, और जो दूसरा पार्ट होगा, इसका दूसरा लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के रूल्स के बारे में। राइट, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो रिटन स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? तो रिटन स्टेटमेंट जनरली रिप्लाई टू द प्लेंट होता है। राइट, प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ फाइल करता है। तो इस प्लेंटिफ ने जो ये प्लेंट फाइल की है, इसका जो रिप्लाई होता है वो होता है रिटन स्टेटमेंट। और ये कौन फाइल करता है? रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करता है। राइट, तो रिटन स्टेटमेंट इज अ प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट। राइट, अब यहां पे अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने ऑर्डिनरीली क्यों लिखा हुआ है, जनरली क्यों लिखा हुआ है, मैंने ये ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ कि रिटन स्टेटमेंट मीन्स अ रिप्लाई टू द प्लेंट, बिकॉज समटाइम्स प्लेंटिफ ऑल्सो फाइल्स अ रिटन स्टेटमेंट। राइट, कब? इन केसेस ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। राइट, ये हम समझेंगे कैसे। तो बेसिकली लेट्स से ये हम मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल अभी दे देता हूँ। तो मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट क्लेम किया कि ए ने बी से उसके घर पे जबरदस्ती इलीगल पोसेशन, इलीगल कब्जा कर रखा हुआ है। राइट, बी ने काउंटर क्लेम कर दिया। बी ने बोला कि ये घर तो मेरा है ही, साथ ही साथ जिस घर में ए रह रहा है वो घर भी मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ए ने बी के ऊपर प्लेंट फाइल करके कुछ एलिगेशंस लगाए, कुछ उससे रिलीफ मांगा। बी ने एक क्रॉस सूट की तरह बी ने इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा दिए, राइट, सिविल नेचर के। तो अब इस केस में क्या होगा? ए ने जो प्लेंट फाइल की है, जो एलिगेशंस बी के ऊपर लगाए हैं, उसका रिप्लाई कौन देगा? बी देगा रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। और बी ने जो ऐसे क्लेम्स किए हैं उनका रिप्लाई कौन देगा? ए देगा। राइट, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये डिफेंडेंट है, बट देन क्योंकि इसने काउंटर क्लेम किया, तो ये उस सेंस में जिस चीज के लिए काउंटर क्लेम किया, उस सेंस में ये एक प्लेंटिफ की तरह काम कर रहा है, और ए क्या हो गया? डिफेंडेंट हो गया। तो इसका रिप्लाई करने के लिए ए क्या करेगा? रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। राइट, तो अभी आप केवल इतना समझना है। अगर आपको नहीं भी समझ आए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं काउंटर क्लेम और रिटन काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में इसको कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा। राइट, तो एफसीआई वर्सेस यादव इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर 1982 सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अ रिटन स्टेटमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट टू द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिफ। राइट, तो रिटन स्टेटमेंट जो है वो रिप्लाई होता है डिफेंडेंट का टू द प्लेंट ऑफ प्लेंटिफ। इट इज अ प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट डीलिंग विद ऑल द मटेरियल फैक्ट्स सेट आउट इन द प्लेंट। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि भाई रिटन स्टेटमेंट क्या होता है ना, और वो कौन फाइल करता है। ठीक, अब रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 रूल 1। तो देखिए, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, राइट, विद इन 30 डेज। ये जो भी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, इनको खास तौर पे आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विद इन आपको आसानी हो समझने में, याद रखने में, राइट, सेग्रीगेट करने में कि कौन सी चीज ऐसी है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम। ठीक है, 30 डेज कब से? सर्विस ऑफ समन से 30 दिन। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम, प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 days, he shall be allowed to file the same not later than 90 days from the date of service of summons। राइट, तो अब आपको यहां पे याद रखना है दो चीजें। एक, ये 30 डेज है, कब से? रिटन स्टेटमेंट कब से फाइल करना है? 30 डेज, पहले तो जनरल रूल है 30 डेज से, 30 डेज के अंदर फाइल करना है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ऑब्वियसली अगर डिफेंडेंट को जिस दिन समन मिलेगा उसी दिन तो उसको रियलाइज होगा कि उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है, राइट, उसके अगेंस्ट कोई प्लेन फाइल हुई, कोई सूट फाइल किया गया है।
तो ऑब्वियसली हम 30 डेज कब से काउंट करेंगे, जब से समन सर्व किया गया है डिफेंडेंट के ऊपर, ठीक है। अब इस 30 डेज को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है ऐसे केसेस में जहां पे कोर्ट क्या करेगा, अगर कोर्ट एक्सटेंड कर रहा है तो कोर्ट को अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग, राइट। बट वो 30 डेज को एक्सटेंड करके कब तक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 रूल 1, 90 डेज। तो अब यहाँ पे आप ये गलती मत करिएगा कि 30 प्लस 90 आप इसको सोच लो कि 30 और 30 के बाद 90, नहीं, 30 डेज प्लस एक्चुअल में ये 60 डेज है, ठीक है। 30 डेज प्लस 60 डेज। और आसान तरीका इसको याद रखने का आपको ये है कि आप डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से याद रखिए कि जनरली तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से 30 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा, बट इसको मैक्सिमम कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको 90 डेज सब एक्सटेंड किया जा सकता है, किस डेट से, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से। अब क्वेश्चन ये भी कोर्ट के सामने कई बार आया कि क्या ये जो 90 डेज का पीरियड है, क्या इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रोविजन है कि 90 डेज के बाद अगर 91st डे हो गया तो आप किसी को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से मना कर दोगे। तो बेसिकली कैलाश वर्सेस ननकू में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, कैलाश वर्सेस ननकू। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो टाइम लिमिट है 90 डेज की, राइट, रूल 1 ऑर्डर 8 में, ये मैंडेटरी नहीं है, राइट। ये क्या है, डायरेक्टरी है एंड परमिसिव है, बट नॉट मैंडेटरी एंड इंपेरेटिव। इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स इज दैट जो 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है रिटन स्टेटमेंट में, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब किसी को 90 डेज की बियॉन्ड भी आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए डिफेंडेंट को कोर्ट अलाउ कर सकता है, बट वो एज अ मैटर ऑफ रूटीन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस में ही होना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मैंडेटरी प्रोविजन है और 90 डेज से अगर 91st डे हुआ तो रिटन स्टेटमेंट कभी कोर्ट फाइल ही करने नहीं देता अकॉर्डिंग टू सीपीसी। ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, डिजायरेबल है कि इससे ज्यादा ना जाए, और केवल एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे एक्चुअल में डिफेंडेंट के पास बहुत सफिशिएंट रीजन थे जिसकी वजह से वो फाइल नहीं कर पाया अपना रिटन स्टेटमेंट, केवल उन केसेस में ही कोर्ट अलाउ करेगा बियॉन्ड 90 डेज जाके रिटन स्टेटमेंट फाइल करने को। अगेन सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही पॉइंट दोहराया और ये बोला कि जो 90 डेज की जो टाइम लिमिट है ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। और बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है टाइम को, रिटन स्टेटमेंट का टाइम एक्सटेंड करने का, ये इन रूटीन आप नहीं कर सकते हो, और 90 डेज के बियॉन्ड जाके तो केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि 90 डेज के बियॉन्ड भी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट अलाउ कर सकता है इन सूटेबल केसेस। अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक नया लॉ आया कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, और उससे सीपीसी में अमेंडमेंट किया गया। तो बस ये याद रखना है आपको कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स अगर होते हैं, राइट, तो ऐसे केसेस में रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की जो अपर लिमिट है वो होती है 20 डेज, 120 डेज, राइट। तो इस चीज को आप बस ध्यान रखिएगा और बाकी आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये जो 30 और 90 डेज का गेम है, तो हमें इसमें अब ये सोचना है कि अगर 30 डेज में कोई व्यक्ति रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है, कोई डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है, तो फिर उस केस में क्या 90 डेज तक का एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, या कोर्ट को या डिफेंडेंट को कोर्ट के सामने प्लीड करना पड़ेगा, और ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो एक्सटेंड करे या ना करे, राइट। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं है, राइट, इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ टाइम, राइट। ये जो टाइम लिमिट है, टाइम पीरियड है, इट मस्ट बी एक्सटेंडेड विद कॉशन एंड फॉर एडिक्वेट रीजंस, राइट। तो कॉशन के साथ, राइट, कॉशन के साथ का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि रूटीन में आप हर केस में 30 डेज में कोई फाइल नहीं कर पा रहा रिटन स्टेटमेंट, तो आपने उसको हर केस में आप उसको बोलो ठीक है 90 डेज तक कर दो, वो ऐसा नहीं है। ये मैटर ऑफ राइट नहीं है डिफेंडेंट के लिए
केवल उन सूटेबल केसेस में जहां पे ये जरूरी लगता है आपको जस्टिस के लिए कि एक कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से डिफेंडेंट फाइल नहीं कर पाया, तब ऐसे केसेस में कोर्ट उसको इंक्रीज कर सकता है, और उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, इन राइटिंग रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, राइट। ये इसीलिए दिया गया है ताकि जो सूट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिले ना हो उनके ट्रायल में। तो आप क्या करोगे, अगर कोर्ट एक्सटेंड करना चाह रहा है तो कोर्ट को बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि क्या कारण थी जिसकी वजह से कोर्ट ने 30 डेज से वो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया, राइट। अब हम कुछ और रूल्स देखते हैं, रूल्स ऑफ प्लीडिंग इन रिटन स्टेटमेंट। तो बेसिकली ऑर्डर 8 रूल 1A। अब क्या रूल्स होते हैं, तो ऑर्डर 8 रूल 1A क्या बोलता है कि जो डिफेंडेंट है उसको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, राइट, जब वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। तो व्हाट ही वुड डू इज, जो डिफेंडेंट है जिन भी डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहा है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट में लिखेगा कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू रिलाई अपॉन, एंड उस लिस्ट को वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में विद रिटन स्टेटमेंट, और साथ ही साथ क्या करेगा, डिलीवर करेगा डॉक्यूमेंट और उनकी कॉपी, राइट, उनकी कॉपीज को, डॉक्यूमेंट की कॉपीज को, जो कॉपी है वो क्या की जाएगी, रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल कर दी जाएगी, राइट। तो जैसे कि हमने प्लेंट में पढ़ा था कि जो प्लेंटिफ है जब वो अपनी प्लेंट फाइल करता है तो उस केस में उसे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे वो रिलाई कर रहा है अपनी प्लेंट में जो भी उसने क्लेम्स किए हैं उनको प्रूव करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को उसको पेश करना होता है कोर्ट में और उनकी कॉपी फाइल करनी होती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद रिटन स्टेटमेंट जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है, राइट, ए और बी में ये झगड़ा है कि ए बोल रहा है कि ये घर मेरा है और बी बोल रहा है कि ये घर मेरा है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब इस केस में बी को, राइट, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो बी बोल रहा है कि भाई ये घर मेरा है, तो बी के पास जो सेल डीड है, जो रजिस्टर्ड सेल डीड है जो बी के पास है, जो उसने खरीदी थी, जब जमीन खरीदी थी तो, राइट, एग्जीक्यूट की थी, तो वो सेल डीड पे ये रिलाई कर रहा है ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये घर मेरा है। तो ये जो सेल डीड की कॉपी है इसको अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ कोर्ट में फाइल करना होगा, राइट। तो और अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो कोर्ट में, राइट, तो आप जिन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करोगे वो डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में, अगर आप लेटर स्टेज पे आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसमें आपको विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको कोर्ट एविडेंस की तरह से नहीं देखेगा, राइट। तो इसलिए जिन भी डॉक्यूमेंट्स में आप रिलाई करना चाह रहे हैं उनको इनिशियली आप रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल कर दीजिए। अदरवाइज आपको फिर अगर लेटर स्टेज पे आप उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट, राइट। अब हाँ, 4 जो है बेसिकली रूल ऑफ एविडेंस है एक तरीके का, कि ये जो रूल है ये किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए जाएंगे, राइट, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज किए जाएंगे। किसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, बेसिकली प्लेंटिफ्स के विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। इन डॉक्यूमेंट्स पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, पर आपको जो ध्यान रखना है वो आपको बेसिकली बस इतना ध्यान रखना है कि इनिशियली आप जब डॉक्यूमेंट्स को मार्क करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को जब लिखेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करने होंगे, तभी वो एविडेंस में रिसीव किए जा सकेंगे। अब रूल 2 ये कह रहा है न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे मैटर्स जो कि डिफेंडेंट क्लेम करता है, कि जिससे कि डिफेंडेंट क्लेम करता है कि जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है जो प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट फाइल किया है, या जो ट्रांजैक्शन है जिसके बेसिस पे ये सूट फाइल हुआ है वो वॉइड है या वॉइडेबल है इन पॉइंट ऑफ लॉ, राइट। तो ये जो ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस हैं, और ये इस तरह के ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस जो कि अगर लेटर स्टेज पे लिए जाएंगे तो ऑपोजिट पार्टी क्या होगी, सरप्राइज हो जाएगी, राइट, अचानक से ही आएगा, और वुड रेज इश्यूज ऑफ फैक्ट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ द प्लेंट, राइट।
कुछ ऐसे इश्यूज ऑफ फैक्ट जो डिफेंडेंट नए इश्यूज ऑफ फैक्ट लेके आ रहा है जो कि प्लेंट में नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस, राइट? तो ये सारी चीजें अगर डिफेंडेंट एलेज कर रहा है अपने रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो ये सारी चीजें उसे स्पेसिफिकली मेंशन करनी होगी, राइट? अब रिलीज बेसिकली क्या होता है, ये तो सब आपको पता होंगे। रिलीज मैं आपको बताता हूँ। रिलीज बेसिकली होता है जैसे कि घर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे 4 लोगों का हिस्सा है, राइट? ये प्रॉपर्टी है, इसके 4 हिस्से हैं, 4 लोग, 4, let's say there is Z and Z has 4 children, right? A B C D, तो इन चारों का हिस्सा है। अब ए क्या करता है, ए अपना जो हिस्सा है वो फोरगो कर देता है, वो एक रिलीज डीड पे साइन करता है, जिसको हिंदी में हक त्याग कहते हैं। तो उस केस में ए क्या करता है, ए ये बोलता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी पे मेरा अब कोई क्लेम नहीं होगा, मैं छोड़ता हूं इस प्रॉपर्टी को, राइट? तो अब क्या होगा, केवल बी, सी और डी के बीच में ये प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, तो इसको हम बोलते हैं रिलीज, राइट? तो अगर ऐसी कोई भी चीज डिफेंडेंट क्लेम करना चाह रहा है, तो उस केस में डिफेंडेंट को क्या करना होगा, डिफेंडेंट को ये चीज अपने रिटन स्टेटमेंट में मेंशन करनी होगी, राइट? ऐसा नहीं है कि वो रिटन स्टेटमेंट में वो ये सारी चीजें ना लिखे और एंड में कभी भी वो क्लेम कर दे कि नहीं यहाँ पे तो फ्रॉड था। तो अगर फ्रॉड था तो आपको पहले बताना चाहिए, आपको क्लियरली बताना चाहिए कि कैसे फ्रॉड था, राइट? इस पे एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, काफी लैंडमार्क जजमेंट है, उद्धव सिंह वर्सेस माधवराव सिंधिया का के केस में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे फैक्ट्स जो प्लेंट से अराइज होते हैं उनको क्या, प्लेंट में जो अलेज किए गए हैं, डिफेंडेंट उनका रिप्लाई देगा, एंड ये एक्सपेक्टेड है डिफेंडेंट से कि जो एडिशनल फैक्ट्स जो कि केवल पर्सनल नॉलेज में है डिफेंडेंट की, जो कि प्लेंट में नहीं लिखे हुए हैं, केवल डिफेंडेंट की पर्सनल नॉलेज में है, वो उसे क्या करना पड़ेगा, he needs to raise those facts in the written statement, right? So that it does not cause surprise to the plaintiff, ताकि अचानक से plaintiff सरप्राइज ना हो जाए कि भाई ये क्या हो गया आज, ठीक है? तो डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट एग्जामिन करेगा रियल सब्सटेंस ऑफ द प्लेडिंग्स, कि भाई जो प्लेंट में लिखा गया है, जो प्लेंट में प्लेंटिफ ने अलेज किया है, वो एक्चुअल में है क्या, उसका सब्सटेंस क्या है, उसको एग्जामिन करेगा और डिनाई करेगा उस रियल सब्सटेंस को, राइट? अगर मान लीजिए रियल सब्सटेंस को डिनाई करने का क्या मतलब है, देखिए अगर कोई एक केस है तो उस केस में ए और बी, अगेन ए बोल रहा है कि बी मेरे घर में इलीगल तरीके से रह रहा है, मैं ओनर हूं उस घर का, और उसके अलावा उसने, ये तो सब्सटेंस है, इसके अलावा उसने बहुत सारी चीजें कही कि मैं गया, उसने मुझे थोड़ा सा धमकाया भी, और उसके अलावा वो घर के अहाते में एक पेड़ है, घर के बाहर 2 आम के पेड़ लगे हुए हैं, वो घर मेरे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखी। तो ये सारी चीजों का रिप्लाई अगर आप कर रहे हो, पर आप रियल पॉइंट का रिप्लाई नहीं करे डिफेंडेंट जो कि बी है, वो इस बात का कि मैं ओनर हूं, ये ओनर नहीं है, इसके अलावा वो ये बोले कि नहीं वो पेड़ नहीं है अहाते में, या फिर ये बचपन में कभी घर में आया ही नहीं, राइट? ये सब चीजें ठीक है, आप डिनाई करो, अच्छी बात है, बट देन आप केवल ऐसा नहीं कर सकते कि इन सारी चीजों को आप डिनाई करते रहो और जो रियल सब्सटेंस है उसको आप डिनाई ना करो, राइट? तो आपका जो डिनायल है वो कैसा होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए और कैटेगोरिकल होना चाहिए, और राइट, स्पेसिफिक एंड कैटेगोरिकल का मतलब डायरेक्टली आप जो चीज आपको क्लेम आपके अगेंस्ट अलेज की गई है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, वो उसको स्पेसिफिकली डिनाई करनी है, राइट, इन एक्सप्रेस टर्म्स, राइट? उसके अलावा क्या आप डिनाई करोगे, जो रियल सब्सटेंस होगा उसको डिनाई करोगे, राइट, प्लेंट का। अब अगला रूल 3 जो है वो यही बात करता है कि द डिनायल शुड बी स्पेसिफिक, राइट? अब डिफेंडेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होगा कि वो अपने रिटन स्टेटमेंट में केवल वो ग्राउंड्स डिनाई कर दे जो कि प्लेंटिफ ने अलेज किए हैं। अगर प्लेंटिफ ने ये बोला है कि ए ने बी से 5,000 रुपए लिए हैं, तो बी केवल ये बोल के नहीं छोड़ सकता कि नहीं मैंने 5,000 रुपए नहीं लिए, राइट? बी को ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने 5,000 रुपए नहीं लिए हैं, इसके अलावा मैंने कोई और अमाउंट भी नहीं लिया है कभी, और अगर 5,000 नहीं लिए हैं और अगर कोई अमाउंट लिया है तो कितना लिया है, राइट, किस तरीके से लिया है, क्यों लिया है, तो ये सारी चीजें बतानी होंगी, राइट? तो डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा, हर एलिगेशन ऑफ फैक्ट से डील करना पड़ेगा, राइट, जो प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट अलेज किया है। नाउ इवेजिव डिनायल,
अब वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट, अब जो डिफेंडेंट है, जो एलिगेशन ऑफ फैक्ट प्लेंट में एलिगेशन किया गया है उसके अगेंस्ट, अगर वो डिनाई करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अगेन सेम बात है कि ही मस्ट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? इवेसिव डिनाइल नहीं चलेगा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ये कह रहा है। इस तरीके से आप, दिस इज नॉट हाउ यू राइट अ रिटन स्टेटमेंट, राइट? आप पैरा वाइज, प्लेंट हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखी जाती है, हर एक जो पॉइंट होता है उसको 1 2 3 पैराज में लिखते हैं। और जब रिटन स्टेटमेंट लिखा जाता है तो रिटन स्टेटमेंट में हर पैरा को मोस्टली रिबर्ट किया जाता है, राइट? कि वट एवर हैज बीन मेंशन इन पैरा 1 आई इज नॉट ट्रू, एंड व्हाट इज ट्रू, जो भी आपको लगता है, आपका जो डिफेंडेंट का जो वर्जन है आप वो वहां पे बताते हो, राइट? फिर अगेन स्पेसिफिक डिनायल, तो अब ये बोल रहा है रूल 5 जो है वो बेसिकली थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन के बारे में बात करता है, थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन के बारे में बात करता है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि प्लेंटिफ के लिए ये मैंडेटरी है कि सॉरी डिफेंडेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो प्लेंटिफ ने जो भी प्लेंट में उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए हैं वो उसको रिबट करे, और अगर रिबट करे तो स्पेसिफिकली रिबट करे, जो भी एलिगेशंस हैं उनको 1 by 1 रिबट करे, राइट? बट अब रूल 5 हमको ये बताता है कि अगर प्लेंट डिफेंडेंट रिबट नहीं करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, इट सेज एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट, जो भी एलिगेशन ऑफ फैक्ट किया गया है प्लेंट में, अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया जाता है, राइट, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसा माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया है, राइट? केवल अगर वो डिफेंडेंट इज अ पर्सन अंडर अ डिसेबिलिटी, तब नहीं माना जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल जो डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी होती है माइनॉरिटी, राइट, ल्यूनेसी, ये सारी चीजें डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती है। तो डिफेंडेंट ऐसा माना जाएगा कि अगर प्लेंटिफ ने जो कुछ भी अलेज किया है और डिफेंडेंट ने अगर उसमें से किसी चीज को एडमिट नहीं किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो डिफेंडेंट ने एडमिट, ऐसा रिबट नहीं किया है डिफेंडेंट ने, तो ये मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट ने वो चीज एडमिट कर ली है। यही होती है थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन, राइट? ये मान लिया जाता है कि डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया, भले ही उसने स्पेसिफिकली एडमिट नहीं किया है, पर क्योंकि उसने किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, रिबट नहीं किया, तो ये मान लिया गया कि उसने एडमिट कर लिया, राइट? पर अगर वो एडमिट कर लेता है तो उसके बाद भी कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है, राइट? अगर वो रिबट नहीं भी करता है और ये थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन है, उसके बावजूद भी कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में प्लेंटिफ को बोल सकता है कि भाई आप इसको प्रूव करो, ठीक है, डिफेंडेंट ने रिबट नहीं किया, बट आप इसको अपने अपने एविडेंस के थ्रू प्रूव करो, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, राइट? फिर where the defendant has not filed a pleading, it shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of facts contained in the plaint, right? तो अगर मान लो डिफेंडेंट ने, आप प्लेंट तो फाइल हो गई पर रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया, अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है जो प्लेंट में जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे, राइट? थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन है, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्लेंट में लिखा गया है और जो, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया डिफेंडेंट ने, तो ये मान लिया जाएगा कि प्लेंट में जो भी प्लेंटिफ ने अलेज किया है वो डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया है। इस बेसिस पे कोर्ट क्या कर सकती है? जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, राइट? पर हाँ, वो व्यक्ति पर्सन अंडर डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, राइट? तो जो नॉर्मल, जो एबल्ड जो डिफेंडेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, जो पर्सन अंडर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं लॉ में, उनके खिलाफ ये रूल अप्लाई होता है। पर कोर्ट के पास राइट है कि वो केवल प्लेंटिफ को सुन के, अगर डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो वो जजमेंट पास कर दे, एक्स पार्टे जजमेंट पास कर दे। पर कोर्ट के पास ये पावर भी है, बट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन रिक्वायर एनी सच फैक्ट टू बी प्रूव, जैसे कि हमने सब रूल 1 में पढ़ा, राइट? सब रूल 2 भी वही बात कहता है कि कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? कोर्ट या तो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है एक्स पार्टे, या फिर
कोर्ट एक्स पार्टे जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त, राइट, या तो जो भी प्लेंट में लिखा है उसको थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन के आधार पे एडमिटेड मान के जजमेंट पास कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट प्लेंटिफ को बोल सकता है कि आप ये चीज प्रूव कीजिए जो भी आपने फैक्ट में प्लीड किया है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को ये बोलता है कि ये घर पे इसने इलीगल कब्जा कर रखा है, बी कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, कोई रिप्लाई नहीं देता, तो ए के फेवर में कोर्ट जजमेंट दे सकता है ये मान के कि जो ए बोल रहा है वो सही है। दूसरा ऑप्शन कोर्ट के पास क्या है, कोर्ट स्टिल जब रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ है तो भी कोर्ट क्या कर सकता है, वो ए को बोल सकता है कि आप प्रूव कीजिए कि आप ही ओनर हैं इस घर के, राइट। अब सब रूल 3, सब रूल 3 बेसिकली एक, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो 3 बोलता है कि अगर कोर्ट रूल 1 और रूल 2 में कोई को अप्लाई कर रहा है, थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन अप्लाई कर रहा है और जजमेंट देना चाह रहा है, तो कोर्ट को ये भी दिमाग में रखना होगा कि क्या डिफेंडेंट जो है वो एक प्लीडर को, विच मीन्स एन एडवोकेट, एक एडवोकेट को एंगेज कर सकता था या नहीं कर सकता था। मतलब अगर उसके पास क्षमता थी, इतने पैसे थे कि वो एंगेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। और अगर कोर्ट को लगता है कि वो नहीं कर सकता था और इस वजह से वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया है, राइट, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है रूल 1 और रूल 2 को इन्वोक नहीं करेगा, राइट, और एक एडवोकेट इनको असाइन किया जाएगा। Again, whenever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up in accordance with such judgment and such decree shall bear the date on which the judgment was pronounced. जब कभी भी कोई जजमेंट ऑब्वियसली इस रूल के अंडर प्रोनाउंस किया जाता है तो उसमें फिर डिक्री ड्रॉ की जाएगी, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए, जजमेंट पहले आता है, डिक्री बाद में आती है और डिक्री में डेट ऑफ जजमेंट लिखी रहती है कि किस डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस किया गया, दैट्स इट, राइट। तो देखिए, थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन हमने समझा कि अगर कोई भी फैक्ट स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया है प्लेंटिफ ने, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उसे एडमिट कर लिया है, राइट। तो अगर ऐसा है तो कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो प्लेंटिफ के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करे उस फैक्ट के बारे में, जो भी जिसके बारे में भी जो भी चीज जो है, जो भी फैक्ट डिफेंडेंट ने डिनाई नहीं किया है, ठीक है। हाउएवर, प्रोविजो टू ऑर्डर 8 रूल 5(1) एंड प्रोविजो टू सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट, देखिए यही होता है लॉ को कनेक्ट करके पढ़ने का तरीका, राइट। तो ये प्रोवाइड करता है दैट इवन इन सच केसेस द कोर्ट हैज डिस्क्रेशन टू रिक्वायर द प्लेंटिफ to prove evidences regarding that fact in order to avoid collusion between the parties, ठीक है। तो obviously हमने पढ़ा कि अगर एडमिट नहीं भी किया है, राइट, अगर रिबर्ट नहीं भी किया है, उसको डिनाई नहीं भी किया है प्लेंटिफ के क्लेम को डिफेंडेंट ने, तब भी कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है कि कोर्ट बोल सकता है प्लेंटिफ को कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो अलेज कर रहे हैं अपनी प्लेंट में, आप उसको एविडेंसेस के थ्रू प्रूव कीजिए। हम चाहते हैं, मतलब हम आपके एविडेंसेस है ना वो लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसके थ्रू हम चाहते हैं कि आप अपना केस प्रूव करें। हम आपको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं देंगे कि डिफेंडेंट ने उस चीज़ को रिबर्ट नहीं किया, तो वो सारे फैक्ट्स जो हैं डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिए। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है और कोर्ट इस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। अब देख लीजिए, मैं आपको वैसे बता चुका हूं, पर एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हैं कोर्ट के पास, कोर्ट क्या क्या चीज़ें कर सकता है, राइट। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ये मान सकता है कि जो सारे फैक्ट्स जो प्लेंट में प्लीड किए गए हैं वो एडमिट कर लिए हैं डिफेंडेंट ने, राइट। और अगर कोर्ट ये मान लेता है तो कोर्ट प्लेंटिफ को ये नहीं बोलेगा कि आप अपने जो फैक्ट्स आपने प्लेंट में लिखे हैं आप उनको प्रूव कीजिए, राइट। थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन यही है कि प्लेंटिफ ने जो अलेज किया, अगर डिफेंडेंट ने डिनाई नहीं किया तो ये मान लिया कोर्ट ने कि
जो प्लेंटिफ ने एलिज किया है वो सच है और डिफेंडेंट उसको एडमिट कर रहा है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर कोर्ट अपना जजमेंट इस चीज पे बेस करता है, राइट, और जजमेंट दे देता है प्लेंटिफ के फेवर में, तो ऐसे केस में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, राइट। क्यों रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि यहां पे अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं हुआ है, राइट। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं हुआ है, कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है। तो जहां पे, और इसको हम और अच्छे तरीके से समझें तो यहां पे केस मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ है, राइट। तो ऐसे केसेस में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। हमने बहुत इनिशियली पढ़ा था जब रेस जुडिकेटा पढ़ा था, और बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट। फिर अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि भले ही डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, जो भी, और क्योंकि फाइल नहीं किया है इसलिए प्लेंटिफ ने जो अलेज किया है वो उसने उसको रिबट नहीं किया है, क्योंकि रिबट करने का तरीका रिटन स्टेटमेंट था। बट स्टिल कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ये बोल सकता है प्लेंटिफ को कि आप प्रूव करो जो आप अलेज कर रहे हो उसमें से कुछ चीज़ें या सारी चीज़ें, उन सारे फैक्ट्स एविडेंसेस के थ्रू, राइट। कोर्ट क्या कर सकता है? एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है और अल्टीमेटली एक्स पार्टे डिक्री पास कर सकता है। ऐसे केस में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये केस मेरिट पे डिसाइड किया है। कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद डिसाइड किया है। कोर्ट ने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, अपना माइंड अप्लाई किया है, राइट। अब the court may extend the time for filing written statement beyond 90 days, right। कोर्ट जो है टाइम एक्सटेंड कर सकता है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का 90 डेज के बियॉन्ड भी, राइट, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तीसरा काम कोर्ट ये कर सकता है कि अगर 90 डेज तक भी रिटन स्टेटमेंट नहीं आया, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है? वो 90 डेज के बियॉन्ड भी जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर सकता है और समय ग्रांट कर सकता है डिफेंडेंट को कि आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कीजिए, राइट। नाउ लेट्स मूव टू रूल 9 विच टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। अब ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स क्या होती हैं? ऐसी प्लीडिंग्स जो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के बाद सबमिट की जाती है, उनको हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स कहते हैं। तो बेसिकली सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स अगर आपको कोर्ट के सामने करनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल क्या होते हैं? इट सेज, वो रूल 9 में दिया गया है, राइट। तो नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम shall be presented except by leave of the court, right? But the court may at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time of not more than 30 days for presenting the same. आप याद रखिए, अगर कोर्ट एडिशनल रिटन स्टेटमेंट मांग रहा है पार्टी से, राइट, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? कितना मैक्सिमम टाइम दे सकता है? 30 डेज का टाइम लिमिट होता है, राइट। तो बेसिकली सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के मामले में रूल ये है कि अगर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम सेटअप किया गया है तो उसका रिप्लाई तो एज अ मैटर ऑफ राइट दे सकता है प्लेंटिफ, राइट। उसका रिप्लाई तो एज अ मैटर ऑफ राइट दिया जा सकता है, प्लेंटिफ दे सकता है। पर उसके अलावा अगर कोई प्लीडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, लीव ऑफ द कोर्ट लेनी होगी, राइट। तो आइए देखते हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग से रिलेटेड और क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स एक्सेप्ट रिप्लाई टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम कैन बी मेड ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट, राइट। फॉलोइंग रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड, राइट। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग से रिलेटेड ये रूल्स हमें दिमाग में रखने हैं। क्या? Any pleading filed by any party after filing of original written statement by the defendant will be called as subsequent pleading. तो प्लेन फाइल हो गई, ओरिजिनल रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गया, उसके बाद अगर आप कोई भी प्लीडिंग फाइल कर रहे हो, कोई भी प्लीडिंग आप कोर्ट में फाइल करना चाहते हो, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, राइट। अगर डिफेंडेंट क्लेम करता है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम, तो जो रिटन स्टेटमेंट है, प्लेंटिफ क्या करेगा? रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, राइट। डिफेंडेंट ने क्योंकि काउंटर क्लेम किया है,
मतलब ये कुछ इस तरह की बात है जैसे डिफेंडेंट ने एक और केस फाइल किया हो, राइट? तो अगर डिफेंडेंट एक और केस फाइल करता तो वो क्या होता? वो प्लेंटिफ होता, तो उसका रिप्लाई क्या होगा? रिटन स्टेटमेंट होगा, राइट? इफ द डिफेंडेंट क्लेम्स अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम बाय रिटन स्टेटमेंट, तो उसका जो रिप्लाई है उसको भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कहा जाएगा। पर काउंटर क्लेम और रिटन काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के रिप्लाई के लिए प्लेंटिफ एज अ मैटर ऑफ राइट फाइल कर सकता है, उसके लिए उसको कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई एडिशनल प्लीडिंग्स हैं रिटन स्टेटमेंट की, तो प्लेंटिफ क्या करता है? रेप्लिकेशन फाइल करता है, राइट? इन रिप्लाई टू द एडिशनल प्लीडिंग्स टू द रिटन स्टेटमेंट, प्लेंटिफ क्या फाइल करता है? रेप्लिकेशन फाइल करता है। मान लीजिए रिटन स्टेटमेंट तो डिफेंडेंट ने फाइल कर ही दिया था, कोर्ट ने ये बोला कि आप कुछ और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करो, तो उसका जवाब देने के लिए रिटन स्टेटमेंट में कुछ ऐसी एडिशनल चीजें आई हैं, तो उसका जवाब देने के लिए प्लेंटिफ क्या फाइल करता है? रेप्लिकेशन फाइल करता है, राइट? और इस रेप्लिकेशन में जो कुछ भी प्लेंटिफ ने लिखा है, अलेज, राइट, इसका जवाब देने के लिए डिफेंडेंट रिजॉइंडर फाइल करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड rejoinder, right? So replication basically is a reply by plaintiff of whatever is alleged by defendant in his written statement or in some additional pleadings by the defendant. However, rejoinder is a reply to the replication that has been made by plaintiff, right? ये आपको ध्यान रखना है। फिर आफ्टर फाइलिंग द ओरिजिनल रिटन स्टेटमेंट, ओरिजिनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद डिफेंडेंट क्या कर सकता है? either on his own or upon the order of court, वो क्या कर सकता है? additional written statement फाइल कर सकता है within 30 days in order to clarify or add to anything that has been pleaded in the original written statement, ठीक है? तो डिफेंडेंट जो है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद अगर उसको लगता है कि कुछ चीज उसने मिस आउट कर दिया, तो वो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर, या तो खुद से या फिर अगर कोर्ट ऑर्डर कर रहा है तो उस केस में, राइट? तो जो पर्पस है ऑर्डर 8 रूल 9 का, वो ये डिक्लेयर करना है कि जो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स है वो आप कोर्ट की परमिशन के बिना फाइल नहीं कर सकते हो। और इस रूल का केवल दो चीजों के अलावा, किस बात का? रिप्लाई टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के अलावा, बाकी अगर कोई प्लीडिंग है, आपको एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है या कुछ भी, तो उस केस में यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ कोर्ट, राइट? अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आपको। पीए जयलक्ष्मी वर्सेस एच शारदा एंड अदर्स। हमने जब ऑर्डर 6 पढ़ा था तो उसमें हमने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के बारे में पढ़ा था, और अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 रूल 17 में होती है, ठीक है? ऑर्डर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स में क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक लगता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने प्लेंट फाइल की थी 16 अप्रैल को और आपने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करवाया 3 मई को, तो ऐसा माना जाएगा कि जो प्लीडिंग्स आपने अमेंड करके ऐड करवाई वो इसी ओरिजिनल प्लेंट का एक हिस्सा थी और आपने उनको भी 16 अप्रैल को ही फाइल किया है, राइट? ये एक लीगल फिक्शन है, लॉ इसको इस तरीके से मानता है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक, कि जिस दिन आपने ओरिजिनल प्लीडिंग फाइल की, अगर आपने अब सब्सिक्वेंट, तो ये माना जाता है कि आपने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के थ्रू जो प्लीडिंग्स ऐड किए हैं वो उसी डेट पे फाइल की गई जिस दिन आपने ओरिजिनल प्लीडिंग फाइल की, इस केस में 16 अप्रैल। पर जो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स हैं जिनके बारे में ऑर्डर 8 रूल 9 बात करता है, इन प्लीडिंग्स को माना जाता है कि दीज प्लीडिंग्स आर इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लीडिंग्स, एंड इस केस में क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई नहीं होता, और ये माना जाता है कि जिस डेट पे इनको फाइल किया गया है ये उसी डेट पे फाइल की गई है। मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये ओरिजिनल डेट पे फाइल की है। अब इसका मैं एक डिफरेंस आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स एंड सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स बेसिकली क्या होता है? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 रूल 17 में होता है। मान लीजिए आपने ओरिजिनल प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट आपने 16 अप्रैल को फाइल किया 2024 को, पर एट सम लेटर डेट, लेट्स से जनवरी 2025 में आप कोई लगा कि आप प्लीडिंग्स को अमेंड करना चाहेंगे,
आपने ऑर्डर 6 रूल 17 की एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की, और आपने प्लीडिंग्स, कोर्ट ने अगर अलाउ कर दिया तो आपने प्लीडिंग्स अमेंड कर दिया। प्लीडिंग्स अमेंड कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपने सूट फाइल किया था, पर आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगी, आप इसमें कॉम्पनसेशन भी मांगना चाहते हैं, तो आपने क्या करा? कोर्ट में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन डाली और कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपनी प्रेयर में कॉम्पनसेशन भी इंक्लूड करना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? अगर कोर्ट ने आपको परमिट किया तो आपने कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर लिया, राइट? तो ये माना जाएगा कि आपने कॉम्पनसेशन 16 अप्रैल, आपने जनवरी 25 से क्लेम नहीं किया है, आपने 16 अप्रैल 2024 से क्लेम किया है, राइट? इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक। अब अगर हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की बात करें, तो आप अगर जनवरी, हम इसको ओरिजिनल प्लीडिंग्स की डेट हम 16 अप्रैल ही रखते हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की, राइट? इसकी भी हम, और आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग आप जनवरी 2025 में आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप मुझे एक एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करने दो, या रिजॉइंडर फाइल करने दो, या रेप्लिकेशन फाइल करने दो, तो ऐसे केस में आप, अगर कोर्ट आपको परमिट कर देता है कि जनवरी 2025 को आप ये फाइल कर सको, तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के केस में ये माना जाएगा कि ये जो भी आपने क्लेम किया है वो 2 जैन जो भी आपने सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की है वो 2 जैन 2025 को की है। जबकि इस केस में क्या था कि ओरिजिनल डेट ऑफ जो प्लीडिंग है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, उस दिन माना जाता है, राइट? भले ही वो बाद में किया गया हो। आई होप आपको अभी ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, बट मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो भी चीज़ें हैं मैं सब एक्सप्लेन करूं, भले ही वो थोड़ी टेक्निकल हो, बट विद एग्जांपल्स आई थिंक वो चीज़ें इजी हो जाती हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो एक सब्जेक्ट की, अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं उसको पढ़ने में तो, राइट? अब रूल 10 ये बताता है कि भाई, रूल 10 बेसिकली सेम ही बात करता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि अगर पार्टी रिटन स्टेटमेंट पेश नहीं करती और वो, राइट, तो उस केस में क्या होगा? कोर्ट के पास ऑप्शन होगा, कोर्ट अपना जजमेंट उसके अगेंस्ट प्रोनाउंस कर सकता है, और या फिर मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सूट एज इट थिंक्स फिट एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट डिक्री शैल बी ड्रॉन अप। तो या तो कोर्ट के पास ऑप्शन है कि अगर डिफेंडेंट ने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है तो कोर्ट क्या करे? जजमेंट दे दे, राइट? दूसरा, अगर कोर्ट जजमेंट नहीं देता है तो मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सूट एज इट थिंक्स फिट, वो ये कर सकता है, वो प्लेंटिफ को बोल सकता है कि आप अपने प्रूफ फैक्ट्स, आप अपने जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूफ कीजिए, राइट? और जो भी जजमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर डिक्री ड्रॉ कर ली जाएगी, राइट? तो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ आवर लेक्चर ऑन रिटन स्टेटमेंट। अगले लेक्चर में मैं दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, उनको डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।